हेलो एवरीवन। कपड़े तो आप सभी पहनते होंगे। कपड़े जिसे कि हम फैब्रिक भी कहते हैं। फैब्रिक जो होता है वो किससे बना होता है, क्या आपको पता है? तो फैब्रिक बनता है कुछ ऐसे फाइबर से, ऐसे रेशों से तैयार किया जाता है। रेशे दो तरह के होते हैं, या तो वो नेचुरल होते हैं और या तो वो सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो डायरेक्टली हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कॉटन, ऊल और सिल्क। कॉटन हमें डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होता है, जो प्लांट से मिलता है, और ऊल हमें एनिमल से मिलता है, और सिल्क भी हमें सिल्कवॉर्म यानी कि एक एनिमल सोर्स से मिलता है। हमारे इस लेसन में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, जो हमें मनुष्यों के द्वारा सिंथेसिस करके बनाया जाता है, जो मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं। तो हमारा आज का लेसन है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, क्लास 8 एनसीईआरटी का लेसन नंबर 3। सबसे पहले लेसन को एक्सप्लेन करूँगी, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे और उसके बाद हम करेंगे अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक को समझना। बच्चों, आपने कई तरह के कपड़े अपनी लाइफ में देखे होंगे। तो हमने अब तक पढ़ा था कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं, जो कि कॉटन होता है, ऊल होता है, सिल्क होता है, ये हमें या तो प्लांट से प्राप्त होता है या फिर एनिमल से प्राप्त होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी फाइबर्स होते हैं जो संश्लेषित होते हैं, यानी कि हमें सिंथेसिस करके बनाए जाते हैं मानव के द्वारा, आदमियों के द्वारा। अब ये सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं? चलिए, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसके आप अगर देखेंगे तो सिंथेटिक फाइबर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे। सो सिंथेटिक फाइबर्स आर द रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च बाय साइंटिस्ट टू इम्प्रूव ऑन नेचुरली अकरिंग एनिमल एंड प्लांट फाइबर्स। तो जो नेचर अकरिंग जो फाइबर्स होते हैं, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, वो उतने ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते हैं। तो उसको ज़्यादा टिकाऊ बनाने के लिए संश्लेषित रेशे यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स की खोज की गई साइंटिस्ट के द्वारा। और सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो कई सारे छोटे छोटे फाइबर्स को जोड़कर एक बड़ा सा चेन बनाया जाता है। वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है। इस प्रकार अनेक जो छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बहुत बड़े इकाई को बनाती है, जिसे कहा जाता है पॉलीमर। पॉली यानी कि पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। पॉली एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है बहुत सारे, और मर का मतलब यूनिट। तो बहुत सारे यूनिट को मिलाकर जो बनता है उसे बोलते हैं पॉलीमर। बच्चों, पॉलीमर नेचर में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कपास यानी कि कॉटन एक पॉलीमर है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बहुत बड़ी संख्या में ग्लूकोज के यूनिट के द्वारा तैयार किया जाता है। बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक पॉलीमर बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है विनाइल, प्लास्टिक, ये सारे जितने भी आप देख रहे हो ना, गोटेक्स, नियोप्रीन फाइबर्स, पॉलिस्टर फाइबर्स, एक्रिलिक, ये सारे एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। चलो अब एक एक करके हम सिंथेटिक फाइबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हम देखेंगे नायलॉन। नायलॉन एक मोनोमर है। नायलॉन एक पॉलीमर है जिसका कि मोनोमर क्या है? हेक्सामिथाइलिन। चलो, नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर है, जिसे 1931 में बिना किसी नेचुरल फाइबर का इस्तेमाल किए हुए, यानी कि बिना किसी प्लांट और एनिमल से प्राप्त फाइबर का इस्तेमाल किए बनाया गया था और इसका उपयोग किया गया था। इसका निर्माण कैसे किया गया था बच्चों? तो कोल, वाटर और एयर से किया गया था। अब है ना क्या आश्चर्य की बात कि इसका निर्माण कोल, वाटर और एयर से कर दिया गया था। जब यह पहली बार पूरी तरह से सिंथेसिस, पहला नायलॉन जो है ना, पहला सिंथेटिक फाइबर नायलॉन था, जिसे मानवों के द्वारा सिंथेसिस करके तैयार किया गया था। नायलॉन का रेशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हल्का था। इसके साथ इसमें एक बहुत ही चमकीली शाइन थी, और इसको धोना, साफ करना बहुत आसान था। ये बहुत जल्दी सूख जाता था, इसलिए इसका निर्माण कपड़ों के निर्माण में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया। अब नायलॉन का रेशा क्या वास्तव में इतना स्ट्रॉन्ग है? इसके लिए नायलॉन पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने के लिए रस्से बना सकते हैं। क्या आपको पता है नायलॉन इज़ अ जेनेरिक डेजिग्नेशन for a family of synthetic polymer known generically as
polyamide, first produced on February 28, 1935 by Wallace Carothers। यहाँ बच्चों नायलॉन के द्वारा निर्मित कई सारी वस्तुओं का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में लाते हैं, जैसे कि आपके सॉक्स, रस्से और टेंट लगाते हैं, या फिर आप अपने टूथब्रश और कार की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग और अपने कर्टन्स। इसके अलावा नायलॉन का यूज़ आप पैराशूट बनाने में भी करते हैं। बच्चों नायलॉन का रेशा इतना मजबूत होता है कि हम उससे पैराशूट या चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का भी निर्माण करते हैं। इसके अलावा आपने जो जितने भी रोप्स देखा होगा, ये सारे नायलॉन्स के ही बने होते हैं। अगली बारी है पॉलिस्टर की। बच्चों पॉलिस्टर क्या होता है? तो पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है। पॉलिस्टर दूसरा एक सिंथेटिक फाइबर है। इसके जो रेशे होते हैं वो आपस में आसानी से इसमें सिलवटें नहीं पड़ती, जिसकी वजह से ये आसानी से धुल जाता है और बहुत जल्दी सूख भी जाता है। इसलिए कपड़ों के जो सामग्री है इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको बहुत इसके जो कलर्स होंगे, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स मिलते हैं और बहुत ही सुंदर पॉलिस्टर की जो कमीज या फिर अन्य तरह के कपड़े आपने देखा होगा पहने हुए, या आप खुद भी पहनते होंगे। टेरिलीन भी एक तरह का पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी दूसरे फाइबर के समान बुना जा सकता है। अब यहाँ पर पहेली के मन में आता है कि मेरी माँ पानी रखने के लिए हमेशा पेट बॉटल और चावल या फिर शुगर के स्टोरेज के लिए पेट जार खरीदती है। अब पहेली जानना चाहते हैं ये पेट जार है क्या? ये पेट क्या होता? क्या आपने सुना है पेट क्या होता? चलो हम जानेंगे पेट क्या होता है। पेट का फुल फॉर्म होता है पॉली इथाइलिन टेरिपेथलेट। अब बच्चों देखो ये क्या होता है? पेट पॉलीएथिलीन टरथेलेट है। एक बहुत ही परिचित प्रकार का पॉलिस्टर होता है जिसका उपयोग बॉटल्स यानी और यूटेंसिल, फिल्म और वायर और बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है। आप अगर ध्यान से अपनी नज़र घुमाओ तो पॉलिस्टर के एक चीज़ों की आप एक लिस्ट बना सकते हो। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो पॉलिस्टर की बनी होगी। आप सर्दियों में जो स्वेटर या शॉल पहनते हो ना, कंबलों का उपयोग करते हो, इसमें से भी कई सारे जो होते हैं ना उनमें नेचुरल फाइबर से नहीं होते, बल्कि वो दिखते नेचुरल फाइबर जैसे होते हैं, लेकिन वो तैयार किए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर से। और ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है जिसे हम कहते हैं एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या होता है? जिसे हम आर्टिफिशियल ऊल भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नेचुरल सोर्स से जो ऊल होता है तैयार किया जाता है वो काफ़ी महंगा होता है, लेकिन एक्रिलिक से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं और इसमें कलर जो होता है ना, बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं कलर्स के। तो बच्चों अब आगे देखते हैं। तो इसके अलावा जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं बहुत ही टिकाऊ होते हैं और उनके जो अंदर जो होती है नेचुरल फाइबर्स की अपेक्षा ये बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सस्ते भी होते हैं और बहुत टिकाऊ भी होते हैं। और इसके अलावा इसके जो कलर होती है ना वो बहुत अट्रैक्टिव कलर्स में, वैरायटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल होते हैं। आपने क्लास 6 में 7th में एक आपने फाइबर टू फैब्रिक लेसन में आपने फाइबर को जलाने वाला एक एक्टिविटी तो किया ही होगा। और आप देखेंगे कि जब सिंथेटिक फाइबर होता है और नेचुरल फाइबर दोनों जलाने में अलग अलग तरह का होता है। जब आप नेचुरल फाइबर को जलाते हो तो आपको ऐश मिलता है, एक राख मिलता है, पर जब आप सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं तो वो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है और ये बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा लेबोरेटरी में और या फिर किचन में काम करते समय ऐसे सिंथेटिक ड्रेसेस को नहीं पहनना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। अब पहेली के दिमाग में बात आ रही है, ओह अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने कपड़े क्यों नहीं पहनती। बच्चों सभी सिंथेटिक फाइबर्स पेट्रोलियम के जो कच्चे माल होते हैं जिसे पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है, वो पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो अलग अलग प्रोसेस के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा एक रेयॉन है। चलो हम रेयॉन के बारे में जानेंगे। रेयॉन क्या है बच्चों? तो रेयॉन को बोला जाता है एक तरह का ये आर्टिफिशियल सिल्क है। आपने पढ़ा होगा कि सिल्क वर्म से हमें सिल्क मिलता है और इसकी खोज पहली बार चीन में की गई थी। लंबी समय तक चीन ने क्या किया था, इसे बहुत ही सीक्रेट रखा था अपना। और रेशम के जो रेशे होते हैं इसका कपड़ा बहुत ही महंगा होता है बच्चों।
लेकिन इसकी जो बुनावट होती है, इसका टेक्सचर जो होता है ना, वो आपको बहुत ही अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। जो रेशम की जो नेचुरल तरीके से बनाने का जो प्रोसेस होता है, वो 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर जब साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेशम के समान दिखने वाले ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे रेशे प्राप्त किए, जो रेशे उन्होंने लकड़ी से या फिर लकड़ी के जो वहाँ से वुड पल्प से थे, वहाँ से निकाला और उसका सिंथेसिस किया और उससे रेयॉन तैयार किया, जिसे कि आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। यह भी बच्चों, रेयॉन जो होता है वो नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया जाता है, लेकिन फिर भी ये मानव निर्मित रेशा या मैनमेड सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। यह रेशम से बहुत ही सस्ता होता है। सिल्क बहुत महंगा होता है, पर यह बहुत सस्ता होता है सिल्क की अपेक्षा। इसके अलावा इसमें कई तरह के रंगों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें भी बनाते हैं। इसको ऊल के साथ मिलकर कालीन या गलीचा भी बनाया जाता है। और यहाँ पर जो रेयॉन जो होता है ना, वो काफ़ी टिकाऊ भी होता है। तो आपने पढ़ लिया एक्रिलिक के बारे में। सो एक्रिलिक फाइबर आर सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम पॉलीमर polyacrylonitrile with an average molecular weight of 100,000 about 1900 monomer units। बच्चों, अब इन सब के साथ यहाँ पर बूझो के मन में एक सवाल आ रहा है, क्या नायलॉन के रेशे इतने मजबूत होते हैं कि उससे पैराशूट और चट्टानों की सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं? हाँ, तो ये बिल्कुल बहुत ही मजबूत होते हैं, जिससे कि आप इस तरह का निर्माण कर सकते हो बनाने में। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक्स। बच्चों, सिंथेटिक फाइबर्स बहुत इजीली मेल्ट हो जाते हैं बिफोर बर्निंग। तो ये जलते नहीं हैं, बल्कि मेल्ट हो जाते हैं। सम इलेक्ट्रिकल चार्ज accumulates on the synthetic fibers and electrical charge causes irritation of the skin। तो कभी कभार और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि स्किन को इरिटेशन फील होता है, क्योंकि ये कई सारे केसेस में ये इलेक्ट्रिकल चार्ज को भी क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। ये एक्सट्रीमली हजार्डस होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी सड़ते नहीं हैं। एंड क्या होता है, कैन मेक यू ओवर हीट, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग सकती है। आप कल्पना करो कि आज वर्षा का दिन है, आप किस तरह का छाता प्रयोग में लाओगे और क्यों? आप सिंथेटिक फाइबर के जो ऐसे कुछ गुण होते हैं जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को लोकप्रिय बनाते हैं, आप सिंथेटिक अम्ब्रेला का यूज़ करते हो, कॉटन के अम्ब्रेला का यूज़ नहीं करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये बहुत ही लोकप्रिय होते जा रहे हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं, आसानी से इजीली अवेलेबल होते हैं और इसका रख रखाव काफ़ी इजी है। ये आसानी से जल्दी से सूख जाते हैं, जबकि नेचुरल फाइबर को सूखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब हम जानेंगे एडवांटेजेस क्या है। तो सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट डिपेंड आइदर ऑन एन एग्रीकल्चरल क्रॉप और एन एनिमल फार्मिंग। सो यहाँ पर जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उसको किसी नेचुरल सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, एग्रीकल्चरल किसी फसल की या फिर एनिमल को की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दे आर जनरली चीपर दैन नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर की अपेक्षा काफ़ी सस्ते होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स पोसेसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, बहुत ही कलरफुल अट्रैक्टिव होते हैं जिस वजह से, और उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर होता है अपने ड्रेस मटेरियल के लिए। जैसा कि हमने पहले जाना कि बहुत ही इजीली आप उसको मेंटेन कर सकते हो, जल्दी उसमें सिलवटें नहीं पड़ती, आप इजीली उसको जल्दी से सूख जाता है, मेंटेनेंस काफ़ी आसान हो जाता है। दे ड्राई अप क्विकली, दे आर ड्यूरेबल, रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। तो ये सारे जो एडवांटेजेस हैं इस तरह के फाइबर की। अब बारी आती है प्लास्टिक्स की। तो प्लास्टिक्स आप अपने घर में बहुत सारे काम आने वाली चीज़ को आपने देखा होगा जो प्लास्टिक से बनी होती है। अब प्लास्टिक का इंट्रोडक्शन देना तो जैसे एक बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि आपने प्लास्टिक नहीं देखा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्लास्टिक एक हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा अंग बन चुका है, आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होगी। बच्चों, प्लास्टिक जो होता है ना, a plastic material is any of a wide range of synthetic or semi-synthetic organic solids that are moldable. Plastics are typically organic polymers of high molecular mass, but they often contain other substances.
बच्चों जितने सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसकी तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमर होता है। सभी प्लास्टिक में यहाँ पर यूनिट यानी मोनोमर को मिलाकर एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक लीनियर स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ प्लास्टिक का, तो पॉलीथीन की बात करूँ तो पॉलीइथीन यानी कि ये पॉलीमर है इथीन का। तो इस तरह से पॉलीथीन जो कि इस्तेमाल किया जाता है थैलियाँ बनाने के लिए। अब आप प्लास्टिक के किसी टुकड़े को मोड़िए, ये इजीली आपको आसानी से मोड़ी जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं जो आसानी से मोड़े नहीं जा सकते। चलो अब यहाँ पे जानेंगे प्लास्टिक्स के कुछ टाइप्स को। तो बच्चों प्लास्टिक दो तरह की होती है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक ऑल्सो नोन एज थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक is a polymer that becomes pliable or moldable above a specific temperature and returns to a solid state upon cooling। बच्चों कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर आसानी से मोल्ड किए जा सकते हैं और फिर सरलतापूर्वक क्या होता है, मुड़ जाते हैं। उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन का नाम सुना होगा आपने, पीवीसी का नाम सुना होगा जिसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो ये सारे थर्मोप्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल हैं। इनका उपयोग टॉयज़ बनाने में, आप जो कंघियाँ यूज़ करते हैं कॉम बालों को कंघी करने के लिए, वो बनाने में और कई सारे बर्तनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी तरफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं बच्चों जिन्हें आप एक बार अगर सांचे में ढाल दिया जाए तो इन्हें आप इजीली हीट देकर नरम नहीं कर सकते। तो ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। सो अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऑल्सो नोन एज थर्मोसेट इज अ पॉलीमर मटेरियल एंड दैट irreversibly cures. The cure may be done through heat generally above 200 degrees C, 392 Fahrenheit, through a chemical reaction, two-part exposure, for example, or irradiation such as electron beam processing। बच्चों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कुचालक है, दोनों को अपने आप से गुजरने नहीं देता है। इसी वजह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, स्विचेस और बहुत सारे तरह के बर्तनों के जो हैंडल्स होते हैं उसको बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मेलामाइन जो कि एक बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, ये क्या होता है, फायर प्रूफ होता है, और ये प्लास्टिक की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हीट को रेसिस्ट करने की क्षमता होती है इसकी। इस वजह से आपके फ्लोर की टाइलों के लिए, रसोई के बर्तन के लिए और कपड़े बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो फायर प्रूफ जैकेट्स बनते हैं ना बच्चों, वो इसी के तैयार किए जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं। सो नाउ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ आपको जाननी होगी, बी अलर्ट मेलामाइन कैंसर। बच्चों इफ़ यू ईट इन अ मेलामाइन प्लेट यू मे बिकम अ विक्टिम ऑफ मेलामाइन कैंसर। कुछ हाल फिलहाल में ऐसे रिसर्च हुए हैं जिससे ये पता चला है कि मेलामाइन के बर्तनों में के इस्तेमाल से मेलामाइन कैंसर होता है। मेलामाइन कैंसर क्या होता है? सो बिकॉज मेलामाइन इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है बच्चों? तो जो ईजिली सड़ता नहीं है, मतलब आप नेचर में उसे छोड़ेंगे तो वो ईजिली बायोडिग्रेड नहीं होता है, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं सड़ता गलता है। सो वाइल ईटिंग व्हेन वी स्क्रैच द प्लेट विद द स्पून द मेलामाइन कोटिंग ऑल्सो गोज इनटू आवर बॉडी विच मे काउज कैंसर। सो बच्चों यहाँ पर जब आप ऐसे मेलामाइन प्लेट में खाते हो तो क्या होता है, आप अगर उसको स्पून से खुरचने की कोशिश करते हो और अगर गलती से ये आपके पेट में चला जाए तो ये कैंसर काउज करता है और इसका कैंसर को कहते हैं मेलामाइन कैंसर। सो वी शुड अवॉइड दीज टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स। प्लास्टिक हार्म टू एनवायरनमेंट। बच्चों प्लास्टिक अगर आप देखोगे तो प्लास्टिक एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सब्सटेंस बन चुका है। आज अगर कोई भी आप सामान खरीदते हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे मिल्क हो, पिकल हो, ड्राई फ्रूट हो, सभी को अगर स्टोर करते हैं तो हमारे जो प्लास्टिक के जो यूटेंसिल हैं सबसे कन्वीनियंट लगते हैं। इसका कारण है क्योंकि वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, उनकी कीमत बहुत कम होती है, हल्के होते हैं और उसको आसानी से क्या करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। इस कारण से इसका यूज़ किया जाता है।
लेकिन इसके अलावा क्या आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिव होते हैं? क्या आपको पता है लोहे जैसी जो मेटल होती है, अगर उसे नमी और के साथ खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें रस्ट हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक जो होता है उसमें कोई रस्ट नहीं होता और जल्दी से उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता। तो प्लास्टिक बहुत ही हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर हो जाता है। प्लास्टिक क्या होता है, ये बैड कंडक्टर होता है, जिस वजह से भी क्या करते हैं, खाने के बर्तनों के हैंडल्स का बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा प्लास्टिक अगर की बात करें हार्म करता है हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से, जब हम बाज़ार जाते हैं तो प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन की थैली में लपेटी हुई हमें चीज़ें मिलती हैं, और एक कारण यह है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता है और फिर इस प्लास्टिक को हम क्या करते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं, जो कि क्या होता है, ये पदार्थ दिन इसके बाद वो नेचर में चला जाता है और जो बैक्टीरिया होते हैं जो इसे तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन होता है, तो वो इसे कहा जाता है, क्या किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल। ऐसे पदार्थ जो प्रक्रियाओं द्वारा बहुत आसानी से तोड़े नहीं जा सकते, तो ऐसे ये सबस्टेंस होते हैं, तो बहुत ही मुश्किल से ये ब्रेक हो डाउन होता है इनका। तो इस वजह से क्या होता है, प्लास्टिक आर ट्रांसफॉर्म मॉडर्न सोसाइटी प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव बेनिफिट बट ऑल्सो बी फॉल्डिंग waterways and aquifers, depleting petroleum supplies and disturbing human health। तो प्लास्टिक जो कि जल्दी से नहीं सड़ता गलता है, बहुत कई साल लग जाते हैं, इसलिए ये एटमॉस्फेयर का एक फ्रेंड नहीं है, बल्कि ये एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का कारण बनता है। इसके अलावा जब आप किसी सिंथेटिक फाइबर को जलाया जाता है तो ये पूरी तरह जलने में बहुत लंबा समय लेता है, और इस तरह से जलने में जो बहुत ही विषैली गैस जो है ना, जो आपको एयर पॉल्यूशन को बढ़ाती है। तो जितना हो सके हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। आगे चलते हैं, तो हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए। द 3 R's, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वी शुड प्रैक्टिस 3 R's। व्हाट इज़ 3 R's? रिड्यूस, reuse and recycle. Reducing the amount of waste you provide is the best way to help the environment. Instead of throwing things away, try to find ways to use them again, and many of the things we use every day like paper bags, soda cans and milk cartons are made out of materials that can be recycled. हमेशा याद रखें 3 R's, reduce, reuse and recycle। इसी के साथ ये लेसन ख़त्म हुआ। नाउ अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने की, फिर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। The important key terms and notes for this lesson: synthetic fibers and plastics. Synthetic fibers and plastics, like natural fibers, are made of very large units called polymers. Polymers are made up of many smaller units. Polymers are made up of many smaller units. While natural fibers are obtained from plants and animals, synthetic fibers are obtained by chemical processing of petrochemicals like natural fibers. These fibers can also be woven into fabrics. Synthetic fibers find uses ranging from many household articles like ropes, buckets, furniture, containers, etc., to highly specialized uses in aircraft, ships, spacecraft, healthcare, etc. Depending upon the types of chemicals used for manufacturing synthetic fibers, they are named as rayon, nylon, polyester and acrylic. The different types of fibers differ from one another in their strength, water absorbing capacity, nature of burning, cost, durability, etc. Today, life without plastic cannot be imagined, be it at home or outside. Plastic is everywhere. The waste created by plastics is not environment friendly. On burning, plastic releases poisonous gases. On dumping in the ground, they may take years to degenerate. This is because of their non-biodegradable nature. We need to use synthetic fibers and plastics in such a manner that we can enjoy their good qualities and at the same time minimize the environmental hazards for the living communities. Types of synthetic fibers: rayon. It is made from cellulose obtained from wood pulp. It is used to make containers, car
upholstery, etc. Nylon, a polyamide made from petroleum. It is lightweight, strong, and durable. The fabric allows easy evaporation and dries quickly. It is used in parachutes, flap waist, combat uniform, tires, etc. Polyester, a versatile and important man-made fabric, it has an outstanding characteristic of resisting wrinkle and springing back into its crisp, smooth shape. It is strong and soft. It is used in dresses, suits, rainwear, etc. Acrylic, a fiber similar to that of wool and is used to make sweater, blankets, salts, etc. It is lightweight, soft, and warm. Also, it is cheaper than natural wool. It is resistant to chemicals, moths, and sunlight. Therefore, they are widely in use nowadays. Plastics, like synthetic fibers, plastic is also a polymer. Some plastics have a linear arrangement of the units and some have cross-linked arrangement of the units. Example, polythene. Characteristics of plastic: non-reactive, non-reactive, non-affected by air, water, soil, etc. Light, strong, and durable. Light, strong, and durable, and can be molded into different shapes and sizes. Poor conductors, do not allow heat and electricity to flow through them. Effect of plastic on environment. Natural materials like wood and paper are biodegradable, bio-living, degradable, able to broken down. It contrasts, most plastic do not decay before, therefore they are non-biodegradable. The lightweight nature of plastics can also be a problem. Burning of plastics also release poisonous fumes into the atmosphere. This way, plastics pollute the environment. अब बारी है हमारे क्वेश्चन आंसर्स की. सो एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक. So there are some fibers that are prepared by man by using chemicals such as synthetic fibers. These are made of small units that join together to form long chains. Example of synthetic fibers are rayon, nylon, polyester, acrylic, etc. Question number 2. Mark take the correct answer. Rayon is different from synthetic fiber because it is obtained from wood pulp. Question number 3. Fill in the blank. Synthetic fibers are also called artificial or man-made fibers. Synthetic fibers are synthesized from raw materials called petrochemicals. Like synthetic fibers, plastic is also a polymer. Question number 4. Give examples which indicate that nylon fibers are very strong. Answer. Nylon fibers are very strong. It is used for making ropes, used for climbing rocks, and for making parachutes. Their uses shows that nylon fibers have high tensile strength. Question number 5. Explain why plastic containers are favored for storing food. The characteristics that make plastic favorable for storing food items are lightweight, lower price, good strength, and easy to handle. Question number 6. Explain the difference between thermoplastic and thermosetting plastic. Answer. Thermoplastic and thermosetting plastic. Thermosetting plastic cannot be bent easily. It may break when forced to bend. Thermoplastic can be bent easily. Thermosetting plastic cannot be softened by heating, thus it cannot be reshaped once molded. Thermoplastic can be softened easily by heating, thus it can be reshaped. Question number 7. Explain why the following are made of thermosetting plastics. Saucepan handle. Saucepan handles are made of thermosetting plastic because these plastics do not get softened on heating. Also, thermosetting plastic such as bakelite are poor conductors of heat. Electric plug switches, plug boards. Thermosetting plastics such as bakelite are poor conductors of heat and electricity. Therefore, they are used for making electric plug switches, plug boards, etc. Question number 8. Categorize the material of the following products into can be recycled and cannot be recycled.
So, telephone instrument cannot be recycled. Telephone instruments, cooker handles, electrical switches can be recycled. Plastic toys, plastic chairs, carry bags, plastic covering on electrical wires, ballpoint pens, plastic bowls. Question number 9. Rana wants to buy shirts for summer. Should he buy cotton shirt or shirt made from synthetic material? Advise Rana giving your reason. Answer: Rana should buy a shirt made from cotton. This is because cotton is a good absorber of water. It can soak the sweat coming out of our body and expose it to the environment. Thus, it helps in evaporating the liquid, means sweat, thereby cooling our body. Question number 10. Give examples to show that plastics are non corrosive in nature. Plastics are non corrode even if they come in contact with strong chemicals. This is because of their non reactive nature with most materials. For example, the cleansing chemicals that we use at home are stored in plastic bottles instead of metal containers. Question number 11. Should we handle and bristles of a toothbrush be made of same material? Explain your answer. No. The handle and bristles of toothbrush should be made of different materials. The handle of toothbrush should be hard and strong, while the bristle should be soft and flexible. Question number 12. Avoid plastic as far as possible. Comment on this advice. Answer: plastics are non biodegradable. Once introduced into the environment, they take several years to decompose. Plastics add to the environmental pollution. They cannot be burnt, as when burnt, they release poisonous gases. Plastic bags thrown in garbage dump are swallowed by animals like cows. These plastic bags choke their respiratory system and can even prove fatal. Therefore, we should avoid plastic as far as possible. Question number 13. Match the column A to column B. Polyester fabric do not wrinkle easily. Teflon used to make non-stick cookware. Rayon prepared by using wood pulp. Nylon used for making parachutes and stockings. Next question. Question number 14. Manufacturing synthetic fiber is actually helping conservation forest. Comment. Answer: raw material of natural fibers are mainly derived from plants, and this means cutting a lot of trees. This leads to deforestation, but raw materials of synthetic materials are mainly petrochemicals. Hence, manufacturing synthetic fibers helps in the conservation of forest. Describe an activity to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity. Answer: we will design a circuit to see that thermoplastic are poor conductor of electricity. We need a bulb, some wires, a battery, a piece of metal, and a plastic pipe. Set up a circuit first with the metal and then with the plastic pipe as shown in the figure. After you switch the current, you will observe that the bulb glows in the former case. In the latter case, the bulb doesn't glow. Hence, the plastic pipe, which is thermoplastic, is shown to be a poor conductor of electricity. तो बच्चों, ये था हमारा लेसन सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर 3। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन को, और आपके वैल्यूबल कमेंट्स आर अवेटिंग। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।